अभी हम लोग आज इस प्रांगण में बैठे हैं आप लोगों के साथ में पीएफ और ईएसआईसी का बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, आपका कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसमें आपकी जो एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, और पीएफ में आप कैसे पैसा निकाल सकते हैं, कब कब निकाल सकते हैं, कब पूरा निकाल सकते हैं, ईएसआईसी क्या चीज है, इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग आधे घंटे के इस सेशन में पूरी तरीके से दिमाग यहीं पे रखिएगा और यहाँ से कुछ लेकर जाइएगा। आप लोगों को जो भी बताऊंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन और आंसर आपके दिमाग में होगा, वो लास्ट जब ये सेशन ये पीपीटी हमारी एंड हो जाएगी, आप लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन निश्चित ध्यान से रखिएगा कि जब आप इस पीपीटी को देखेंगे, इसमें हर पीपीटी में सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी और लास्ट में इसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन के क्वेश्चन भी होंगे और उस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। उसका आंसर अगर आप लोग इस आधे घंटे में इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही इजीली आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएफ के बारे में। सबसे पहले पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई भी बता सकता? बताओ। पर्सनल फंड। पर्सनल फंड। किसको किसको लगता है कि मेयर ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है? हाथ खड़ा करो। किसको लगता है मेयर ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है? हाथ खड़ा करिए। यानी आप लोगों को अपने सुपरवाइजर के ऊपर विश्वास नहीं है तो पूरा हाथ खड़ा करिए। ठीक है, डाउन कर लीजिए। और किसको लगता है कि इन्होंने सही नहीं बताया, वो हाथ खड़ा करिए। किसको किसको लगता है जो इन्होंने सही नहीं बताया, हाथ खड़ा करिए। कोई दिक्कत नहीं, आपने बस एक ही आदमी को लगता है कि इन्होंने सही नहीं बताया। देखिए, सही और गलत हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि जो भी ज्ञान हमारे पास है वो हमारा ज्ञान सही है कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप बताओ। प्रोविडेंट फंड। यस, गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। पीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। इसमें हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, साथ साथ। देखिए, प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पीएफ एंड ईएसआईसी। ईएसआईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी। ठीक है, एक आपका जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होता है, जब आपकी सैलरी बनती है तो सैलरी के पार्ट में जो बेसिक होता है, डीए होता है, ग्रॉस होता है। जो ग्रॉस पार्ट होता है वो पीएफ ईएसआईसी से मिलके बनता है। ठीक है, तो आपको पीएफ और ईएसआईसी की सारी नियम आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे कि कैसे प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपका कंट्रीब्यूशन होता है। उसके लिए वाई पीएफ ईएसआईसी मैटर। हम अगर बात करें कि हमारा पीएफ और ईएसआईसी क्यों मैटर करता है, हम नौकरी कर रहे हैं, एक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, और पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा सिर्फ हमको मिल सकती है। बाद में अगर कोई संगठित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनको पीएफ और ईएसआईसी का सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसमें ईएसआईसी क्या होता है? आपका सोशल जो सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? अगर हम लोग हैं, आज की डेट में हम नहीं हैं, कल की डेट में अगर हम नहीं रहे, तो भी हमारी जो जरूरतें हैं, वो परिवार की जरूरतें पूरी तो कोई ना कोई करेगा। लेकिन ये पीएफ और ईएसआईसी अगर हमारे साथ है तो हमारे नहीं रहने के बाद भी ये पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा हमारे नॉमिनी को मिलती रहेगी। क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म है, ये इंडिया में जितने भी संगठित संस्थाएं हैं, हर जगह इसका हम लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट क्रम में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस फॉर वर्कर्स, ये वर्कर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो आपकी मजबूत होती है।
रिटायरमेंट सेविंग, यानी जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय आपकी इस पेंशन से कुछ सेविंग हो जाती है, जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ स्वास्थ्य और आपकी जो सामाजिक सिक्योरिटी सुरक्षा है वो किससे पूरी होती है? ESIC से। क्लियर है? और पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? आज हम ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे मन में हमेशा अंतर्द्वंद चलेगा कि हम सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं, और ये सच्चाई है कि सिक्योरिटी की नौकरी हर किसी की पहली प्राथमिकता नहीं होती है। आप लोग भी यहाँ बैठे हुए हो तो पहली प्राथमिकता बिल्कुल भी सिक्योरिटी की नहीं रही होगी। आप आर्मी की तैयारी किए होंगे, बाकी तैयारी किए होंगे, सीपीओ की तैयारी की होगे, नहीं हुआ होगा तो आपको लगा होगा कि यार क्यों नहीं हम अपनी जीविका चलाने के लिए चलो सिक्योरिटी की नौकरी कर लेते हैं। लेकिन जब आप सिक्योरिटी की नौकरी में आते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज आपको इस ध्येय के साथ में काम करना है कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है, यानी जो आपके दिमाग की जो शांति है, वो बिल्कुल सही जगह पे आप काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब हम काम करते हैं और हमें पीएफ और ESIC की सुविधा होती है तो हम इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं कि अगर कल मेरे साथ कोई घटना घट गई तो मेरी फैमिली के साथ में एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। ठीक है? तो वो पीस ऑफ माइंड होता है। आइए अब हम देखेंगे कि कौन कौन अप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और कौन कौन इसमें कवर्ड होता है। क्या बाहर में अगर कोई दुकानदार है, बहुत बड़ी उसकी दुकान है और उसके यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो जो 10 आदमी उसके यहाँ काम कर रहे हैं किसी व्यापारी के यहाँ, तो वो 10 आदमी सैलरी पा रहे हैं। वो 10,000 की अगर सैलरी पा रहे हैं तो वो 10,000 की सैलरी इन हैंड लेके अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ कोई घटना घट गई तो उनका जो मालिक है वो उनको क्या कुछ देगा? दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, या उसके यहाँ 20 आदमी या 20 आदमी से ज्यादा मेंबर नहीं है। तो हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारी जो हम अप्लीकेबल है, एलिजिबल है। तो ये देखिए, स्कीम व्हेन मैंडेटरी हु गेट्स कवर, यानी कौन कौन इस स्कीम के तहत कवर्ड होता है। पीएफ के लिए देखिए, इस्टेब्लिशमेंट्स विथ 20 और मोर एम्प्लॉइज मस्ट रजिस्टर अंडर पीएफ, यानी जिस किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं वहां पे वो व्यक्ति पीएफ के लिए एलिजिबल होता है। अगर बात करें एम्प्लॉइज विथ बेसिक प्लस डीए ₹15,000 पर मंथ, यानी अगर किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक और डीए 15,000 रुपया पर मंथ है और तो उसके लिए पीएफ क्या है? मैंडेटरी है, अनिवार्य है। एम्प्लॉइज अर्निंग एबव कैन ऑप्ट वॉलेंटरली, वॉलेंटियर भी वो अपना पीएफ विड्रॉ कर सकता, पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन करा सकता है। ठीक है? अब आप आए ESIC। ESIC किसके लिए एलिजिबल है? ये एलिजिबल है एस्टेब्लिशमेंट्स विथ 10 और मोर एम्प्लॉइज, यानी पीएफ में 20 और ESIC 10 आदमी से ज्यादा अगर किसी संस्था में है तो वो ESIC के लिए एलिजिबल है। और कुछ जगहों पे 20 इन सम स्टेट, कुछ जगहों पे वो कुछ राज्य में 20 से अधिक व्यक्ति पे ESIC एलिजिबल होता है। और इसकी जो सैलरी क्राइटेरिया है, मस्ट वो भी रजिस्टर होना चाहिए। और एम्प्लॉय विथ ग्रॉस वेज ऑफ ₹21,000 पर मंथ, यानी जिस किसी की भी सैलरी 21,000 तक है ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी किस पे बनती है आप लोगों को पता ही है। ग्रॉस सैलरी किस पे बनती है प्रधान जी? अगर हम बात करें तो आपका जो बेसिक होता है, आपका जो डीए होता है और अदर अलाउंसेस। अगर अदर अलाउंसेस मिल रहा है तो वो आपको टोटल मिला के हो जाता है A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। तो अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 तक है तो आप ESIC के लिए एलिजिबल हैं। अगर 21,000 से 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आप फिर ESIC के लिए एलिजिबल नहीं होते, फिर आपका मेडिकल के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ये ध्यान दीजिए, सम कंपनीज विथ फ्यूअर एम्प्लॉइज में वॉलेंटरली रजिस्टर फॉर पीएफ इवन इफ नॉट मैंडेटरी। कुछ कंपनी वॉलेंटियर अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ का व्यवस्था रखती है, लेकिन वो उसमें फिर वो एम्प्लॉयर बाध्य नहीं है कि वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करे। यानी जो एम्प्लॉयर को पैसा मिलाना होता है वो उसके लिए बाध्य नहीं।